एमएच 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर बड़ा संकल्प, शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे स्कूलों के नाम। नैनपुर से लामता तक दौड़ी ब्रॉडगेज, नए साल में शुरू हो सकता है ट्रेन का सफर। बंद नहर पर लाखों खर्च, कागज में हुआ निर्माण कार्य, सरेखा से बगदरा नहर का मामला। 1 वर्ष से नहीं मिला वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों को वेतन, अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। जिले में एक बार फिर कुष्ठ रोगियों की बड़ी संख्या, 1 साल में सामने आए 83 नए मामले। नगरीय निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने रखी प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुनने की मांग। रामपाली के महदोली में हुई 2 पक्षों में मारपीट के दौरान 1 की मौत। 65वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता, 3 खिलाड़ियों ने हासिल किए पदक। जमीन विवाद को लेकर खुरसौड़ी में मारपीट, 1 महिला सहित 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल। और अब खबरें विस्तार से। जिले के भीतर सिंचाई विभाग में जितनी अनियमितताएं गिनी जाए, शायद उतनी ही कम दिखाई दे रही है। नतीजा, वर्षों से बंद हो चुकी नहर पर लाखों रुपए का निर्माण कार्य करवा दिया गया। बीते कई वर्षों से नहर बंद होने की वजह से 200 एकड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष पानी नहीं मिलने से वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। पूरा मामला गांगुलपारा जलाशय से निकलने वाली नहर का है, जो सरेका से बगदरा के बीच में कई वर्षों पूर्व निर्माण कराई गई थी, लेकिन आज तक उस नहर पर पानी नहीं पहुंचा। अनियमितता का आलम यहां तक है कि नहर वर्षों से पहले ही बंद हो चुका है, उस पर अतिक्रमण भी कर लिया गया है, लेकिन वर्ष 2007-08 में 29 लाख रुपए का कार्य करवाया गया। यही नहीं, 2011-12 में 56 लाख से गहरीकरण कार्य करवाया गया है। इसमें सभी किसान की जमीन गई है और जो अधिग्रहण के अंतर्गत उस जमाने में 2000 रुपये एकड़ जमीन थी, तो हमारी 3 एकड़ 94 डिसमिल जमीन गई है, जिसको हमको 1000 रुपये मिला था। और आज ये जमीन हमारी 2 करोड़ की है, इसीलिए और डिपार्ट इसमें नहर में पानी नहीं दे रहा है। आंदोलन करने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी, अगर इस बार नहर नहीं बना तो आने वाले समय में हम अपनी जमीन पे पूरा कब्जा कर लेंगे। नहर का अस्तित्व क्या है? अभी नहर तो नहर नाम मात्र का रह गया है, कोई काम नहीं हो रहा है। डिपार्ट सिर्फ तनख्वाह लेने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई संबंधित जो अधिकारी सिंचाई विभाग के, वो यहाँ आके देखरेख करते हैं कि नहीं? नहीं, 2 साल हो गया, कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ देखते नहीं है बस। और हर बार आते बना देंगे नहर के बोलते हैं। और हम किसानों ने अनेक बार हर वर्ष उनके पास आवेदन निवेदन कर चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी जमीन पे अगर आने वाले समय में नहर नहीं बना तो हम अपनी जमीन पे जितनी जमीन किसानों की गई है सब अपने कब्जा कर लेंगे। स्थानीय जनों के अनुसार मनरेगा योजना से इस पर काम कराया गया, जिसमें सिंचाई विभाग और स्थानीय निर्माण एजेंसियों ने मिलीभगत कर लाखों रुपए की हेराफेरी कर ली। का निर्माण हुआ था, तो इसमें जमीन किसकी है? जमीन हम लोगों की गई है, अधिग्रहित की गई जमीन। तो वर्तमान में पानी नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? कब्जा करेंगे उसको, अपनी जमीन को। तो आप इसके पहले अपने शासन को इसका वो दिया था, ज्ञापन दिए थे ना, तो बना दिए थे नहर पर पानी नहीं आ रहा है। बस वही होगा, कब्जा करेंगे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। नहीं मिल रहा है। कितने सालों से बंद है? कम से कम 4-5-6 साल हो गए। तो ये कितने एकड़ के किसान इससे प्रभावित होते हैं? कम से कम 200। आप क्या चाहते हो कि इस नहर बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, गहराई करना चाहिए। और इस नहर में ये देखा गया कि अतिक्रमण भी है, कोई लोग टूअल लगा दिए हैं। और टूअल तो लगाए छे ना, सब बंद नहीं कर रहे हैं टूअल लगाना, कोई किसान बंद नहीं कर रहे। तो ये आखिरी तक ऐसी कर दी? पूरा आखिरी तक है ये। ठीक, तो इस पूरे मामले पर सिंचाई विभाग वनगंगा संभाग के अधिकारी यही जानकारी देते हैं कि इसे ढूटी परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया था। बंद नहर में कैसे निर्माण कार्य हुआ, यह उनके कार्यकाल के पहले का मामला है। पूरे मामले की जांच करवा ली जाएगी। किसानों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, इस विषय पर भी ध्यान दिया जाएगा। बहुप्रतीक्षित जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज निर्माण कार्य पूरा होने की कड़ी में 21 अक्टूबर को रेलवे के लिए एक और उपलब्धि उसके खाते में जुड़ गई। नैनपुर से लामता लगभग 30 किलोमीटर का ब्रॉडगेज ट्रैक पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर सोमवार को इंजन दौड़ाया गया।
हालांकि इसके पहले नैनपुर से पादरीगंज चरेगांव तक इंजन और मालगाड़ी का ट्रायल किया जा चुका है, लेकिन चरेगांव से लामता तक ब्रॉडगेज का कार्य पूरा होते ही एक बार फिर इस ट्रैक पर इंजन चलाकर देखा गया। स्थानीय जनों से मिल रही जानकारी के अनुसार रेलवे के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसका नतीजा बारिश समाप्त होते ही लगातार टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि रेलवे के अधिकारी इस विषय पर कोई भी आधिकारिक जानकारी तो नहीं देते, लेकिन उनसे मिल रही जानकारी के अनुसार नए वर्ष से पहले नैनपुर से लामता तक ट्रेन शुरू की जा सकती है। प्रदेश में सांपों का जहर निकालने का लाइसेंस लेने के लिए 3 कंपनियों ने वन विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद से चर्चाएं चल रही है कि शायद कंपनियों की पहुंच बालाघाट तक हो सकती है, क्योंकि यहां भी अलग अलग प्रकार के बेहद ही जहरीले सर्प पाए जाते हैं। लेकिन इस विषय पर वन विभाग व वन्य प्राणी विशेषज्ञों ने अपने अपने तर्क है, जो कहीं से भी सर्पों के विष निकाले जाने के पक्ष में दिखाई नहीं देते। वन्य प्राणी विशेषज्ञ और पीएफए के सदस्य अभय कोचर के अनुसार केंद्र सरकार ने सांपों को ए और बी कैटेगरी में रखा हुआ है, जो अति संरक्षित प्रजाति की श्रेणी में आते हैं। इसी श्रेणी में वन्य प्राणी बाघ, तेंदुआ भी आते हैं। कैटेगरी सी में नीलगाय और जंगली सुअर है। उन्हें मारने पर भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। तो सांपों से विष निकालने पर या फिर व्यापार करने पर लाइसेंस पर थोड़ा विचार करना होगा। दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी ए अंसारी के अनुसार जिले के भीतर वाइल्ड लाइफ वाला क्षेत्र है और यहाँ पर सर्प का विष निकालना बेहद ही कठिन काम है। ऐसा करने में दूसरे वन्य जीव भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इस विषय पर उनके पास कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र आने के बाद अलग अलग सर्पों का सर्वे, प्रजाति और उनके विषय में जानकारी भेज दी जाएगी। आगे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को निर्णय लेना है। राष्ट्रीय पुलिस दिवस के अवसर पर शहर के पुलिस लाइन शहीद स्मारक में अपने कर्तव्य परायण के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया गया। इस दौरान बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव की मंशा के अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य ने घोषणा की कि जल्द ही शहीदों के नाम पर शासकीय स्कूलों के नाम कर दिए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद स्मारक पर परेड का आयोजन किया गया। इसके पश्चात बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने पूरे देश में शहीद हुए जवानों के नाम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और शहीदों के परिजनों ने शहीद स्मारक पर अपनों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय पुलिस सेवा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालाघाट उच्च पुलिस बटालियन राज्य पुलिस सेवा भारत रक्षक वाहिनी बालाघाट उत्पादन वन मंडल बालाघाट बालाघाट राम बाबू देवानंद सुबेदार उज्जवल सिंह बलिदान किया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। हम सबकी रक्षा के लिए नक्सलियों से लड़ते हुए, आतंकियों से लड़ते हुए, असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर सभी शहीदों के परिजनों को अतिथियों के द्वारा शाल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। आमंत्रित कर रहे हैं अनूपा विशेष स्वर्गीय श्री शर्मोलाल, स्वर्गीय श्री रक्षित शुक्ला, अनीता शुक्ला, पिता मनोहर गोसाई, सागनबाई ग्राम खामी, आना लाटा, श्री डुल्लम सिंह। इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव इस कार्यक्रम के विषय में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। आज पूरे देश में पुलिस जवान जो हमारे आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा में शहीद होते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आज शहीद स्मारक बालाघाट में प्रति वर्षानुसार 21 अक्टूबर को इस देश के सभी भूभाग से, सभी राज्यों से और
केंद्र शासित राज्यों से जितने हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए उनकी संख्या करीब 400 से अधिक है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें नम आंखों से याद किया गया। वे सभी हमारे जाबाज सिपाही और जवान सहित हमारे अधिकारी जिन्होंने अपने ड्यूटी पर तैनात होकर के लोगों की रक्षा की है, उनको हम आज विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, और मैं समझता हूँ कि आज का दिन सभी के आंखें नाम है। मैं भी अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुलिस मार्टियर्स डे या पुलिस कमेमोरेशन डे पूरे भारतवर्ष में माना जाता है। पिछले एक साल में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं या पूरे देश में हमारे पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं उनके सम्मान में हम लोग ये कमेमोरेशन परेड मनाया जाता है। इस वर्ष भी यहाँ बालाघाट में हमने बनाया है कि जितने भी पुलिस जो परिवार है उनको सबको बुला के हम सम्मान करते हैं, उनको शॉल श्रीफल देते हैं, ये पड़ता है। और उनके परिवारों को जो विधिवत जो है शासन द्वारा जो नियम है उनके अनुसार कई लोगों को नौकरी देते हैं, कई लोगों को जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन वो भी देते हैं। हम इसके ध्यान रखते हैं। कुछ एक परिवार का एक डिमांड था कि कोई गांव का स्कूल का नाम उनके शहीद के नाम करते, वो हमने निवेदन किया कलेक्टर साहब को, वो उसमें त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। बालाघाट रेंज के डीआईजी आरएस डहरिया ने बताया कि 1990 से जिले में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। इस दौरान शहीद हुए सिविलियंस के परिजनों को पुलिस सेवा में आरक्षक पद पर नियुक्त किया गया है। हम तीनों की जो टीम है, पुलिस अधीक्षक, आईजी साहब और मेरी, हम तीनों ने मिलके पिछले 90 से के आसपास यहाँ नक्सलाइट पहली बार आए थे, तब से लेके अब तक जो हत्याएं की गई थी उनके द्वारा, तो मैक्सिमम को तो हमने सैनिक के रूप में काम दिया है, लेकिन उनके योग्य पुत्रों को, पुत्रियों को हमने पिछले महीने 5 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और हम चाहेंगे कि उनका जो परिवार है इसमें जो है 1991 में मैं जब एसडीओपी था उस समय ख़त्म हुए थे, इनकी हत्या हुई थी झाड़ूनाथ रावत की सुंदरवाही गांव सोनगोड्डा के पास के। उनके बेटे को काशीनाथ राउत को कांस्टेबल बनाया है। चरण सिंह धुर्वे की बेटी है प्रीतिमा धुर्वे, इसको कांस्टेबल बनाया है। बुधराम सिंह 15 का लड़का है, नीकू 15 उनको बनाए हैं। फिर कार्तिक राम की पत्नी है सोनकली बाई, जो अभी ज्वाइन नहीं किए लेकिन उनके लिए आदेश जारी कर दिया गया। और बसंती स्वर्गीय छन्नूलाल की पत्नी जो है बसंती बाई थी। इन 5 लोगों के लिए हमने अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दी है, उनको आरक्षक की नियुक्ति दे दी गई है। भविष्य में अगर कोई घटना होती हम लोग पूरी सतर्कता बरतते हैं कि उनके ट्रैप में ना फंसे, लेकिन अगर कोई घटना होती है दुर्भाग्यवश। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि आईजी केपी वेंकटेश्वर राव के इच्छा के अनुसार जिले के सभी शहीदों के गांव में संचालित शासकीय स्कूलों के नाम उनके नाम पर किए जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आईजी सर ने मुझे अभी निर्देश किया है कि पहले से प्रक्रिया एक चल रही है। कई सारे गांव में जिन गांव के शहीद हैं उनके प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो भी उस विद्यालय में है उन शहीद के नाम पे किए जाना है। इस संबंध में जानकारी लेकर के, अभी मुझे जानकारी नहीं कौन कौन से गाँव वो हैं, सारी जानकारी लेकर के जितने भी शहीद हैं प्रयास किया जाए कि उन सभी के विद्यालयों के नाम या अन्य जो शासकीय संस्थाएँ हैं उनके नाम उन शहीदों के नाम पे किए। सर पूरे जितने शहीद है जिले भर में सभी गाँव के स्कूलों के नाम उन्हीं के नाम पे रखा जाए? मैं केवल एक है, मैं प्रयास ये करूँगा कि जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी के नाम सीधा स्कूल किए जाए। ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक के रूप में सेवाएं दे रहे सैकड़ों रोजगार सहायकों ने बीते दिनों से अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करवाने के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। इसके बाद पंचायतों के सभी कार्य प्रभावित हो चुके हैं। इसी कड़ी में 23 अक्टूबर को रोजगार सहायक गांधी जी की वेशभूषा में धरना और विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शासन की तरफ से अभी तो कोई भी आश्वासन नहीं आया है, न ही किसी प्रकार का कोई आदेश। आगामी समय हमारी 23 तारीख को भोपाल में एक धरना प्रदर्शन है, गांधी जी की वेशभूषा में क्रांतिकारी एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं से क्रांतिकारी मतलब आंदोलन की आगाज़ करेंगे। इसके बाद भी अगर शासन नहीं मानती है तो जो हमारा आंदोलन चल रहा है निरंतर चलता रहे। शासन स्तर से भी किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुई है।
और शासन ने किसी प्रकार कोई पहले भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्या समस्या जारी होगी अभी जैसे आप लोग के काम न करने पर? ग्रामीण जनों को मुख्य समस्याएं तो ये है कि भी सामने दीपावली का त्यौहार है, जिसमें पेमेंट वगैरह रहते हैं, मजदूर लेबर वर्क काम करता है, जिसमें सारे योजनाएं प्रभावित हो रही है। रोजगार सहायक की हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायतों में ताले लग चुके हैं कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे जो प्रभार पर हैं वो पंचायतों में ताले लगे हुए हैं। रोजगार सहायक अगर नहीं है तो सचिव प्रभार पे हैं, वहाँ पे सचिव नहीं है तो वो ग्राम पंचायत ऑलरेडी ताला लगा हुआ है वहाँ पे। ऐसे कितने पंचायतें होंगी बालाघाट जनपद में? मेरे ख्याल 10 से 15 पंचायतें होंगी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत की सरपंच किरण मस्कोले ने कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपकर वित्तीय प्रभार देने की मांग रखी। भरवेली सरपंच ने बताया कि 1 महीने पहले उन्होंने प्रभार संभाला था, लेकिन आज दिनांक तक उन्हें वित्तीय प्रभार नहीं दिए गए हैं, जिस कारण कई भुगतान लंबित अटके हुए हैं, जिससे मजदूर व निर्माण करने वाली एजेंसियां परेशान हो रही है। ग्राम पंचायत भरवेली में कर्मचारी भुगतान नहीं हो पा रहा है, सफाई कर्मचारी भुगतान नहीं हो पा रहा है, मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। तो इसलिए मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आई कि मुझे जल्द से जल्द वित्तीय पावर दिया जाए। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे हैं वित्तीय पावर? ये कारण नहीं मालूम सर क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो लेकिन मैं वित्तीय पावर के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आई हूँ। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले अध्यक्ष पार्षदों के बीच से चुने जाने का निर्णय लिया, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। सोमवार को बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में बालाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष अनिल धुआरे, मलाजखंड नगर पालिका के अध्यक्ष मीना मस्कोले सहित आधा सैकड़ा से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के जो चुनाव जनता के द्वारा होते थे, मतदाता के द्वारा, सीधे मतदाता अपना नगर पालिका का महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते थे। अब इन्होंने पार्षदों के द्वारा चुनाव करने का जो पुरानी पद्धति उस पर आ रहे हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। जनमत के द्वारा जो जनादेश मिलता है उसको हम मजबूत मानते हैं, और हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता के द्वारा डायरेक्ट हो। इसलिए जो पिछली पद्धति थी उसी पद्धति से चुनाव होने चाहिए, चाहे हमारे नगर पालिका के चुनाव, चाहे नगर परिषदों के हों अथवा नगर निगम परिषदों के हों। और वैसे तो हमारे बालाघाट की जितनी नगर पालिका नगर पंचायत हैं, नगर परिषद है, वहाँ के हस्ताक्षर शुदा पत्रक हमने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को दिया। लगभग कितने लोगों के? इसमें 3000 लोग। इस दौरान बालाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष, मलाजखंड नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा मध्य प्रदेश शासन से यही मांग रखी गई है कि चुनाव बीते 5 वर्ष पूर्व की तरह नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाए। देखिए, हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग करे कि जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो कर रहे हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से करा जाए। जनता के द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा तो विकास की गति ठीक होगी। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलेगा और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, खरीद फरोख्त बढ़ेगी, लोकतंत्र की हत्या होगी। उसमें अनेकों परेशानी जाती थी। पार्षद और अध्यक्ष, अगर मान लो कांग्रेस का पार्षद अगर उसके ज़्यादा पार्षद बने तो दूसरे दलों के पार्षदों के वार्डों में काम नहीं होगा, यहाँ पे विकास की गति को प्रभावित होगा। अभी ये क्या जनता के द्वारा चुना जाता है तो सभी वार्डों में समान रूप से काम होता है, और अगर पार्षदों द्वारा चुना जाएगा, जो पार्षद उसके साथ रहेंगे उन्हीं के वार्डों में वो काम करेगा, बाकी जो पार्षद साथ नहीं देंगे उनके वार्डों में काम नहीं करेगा। इस प्रकार से विकास की गति प्रभावित होगी। मेरे को कांग्रेस चुनाव से डर रही है। कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं कराना चाहती, वो पीछे के दरवाजे से नगर पालिकाओं में कब्जा करना चाहती है। वो चाहती है भ्रष्टाचार के जरिए नगर पालिकाओं में बैठे और राज करे। ये है जो बदलाव किया, जो पार्षदों से अध्यक्ष चुना जाएगा, इसमें विकास की गति रुकेगी और काफ़ी दिक्कतें होंगी। फिर भी पहले तो होते थे चुनाव 15 साल पहले प्रणाली से। अब वो उस समय का तो मुझे नहीं पता, मेरा तो अभी 5-6 साल हुआ है, और मेरी तो यही मंशा है कि यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो। जिले भर के जिला पंचायत, जनपद पंचायत और शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताली कंप्यूटर ऑपरेटरों ने जानकारी देते हुए बताया कि तत्कालीन प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें जनपद पंचायत और कार्य संस्था जहां पर कंप्यूटर पर कार्यरत है वहीं से उनके मानदेय जारी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन आय के साधन नहीं होने की वजह से उन्हें मानदेय मिलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। मांग ये थी कि जुलानिया जी ने 2017 में एक पत्र जारी किया था
राज्य शासन से अगर आपको बिना स्वीकृति के जो रखे गए हैं उनके संबंध में एक सामान्य प्रशासन से अनुमोदन प्रस्ताव मंगाया था। ये पूरे प्रस्ताव भोपाल स्तर पे सभी जनपदों से जिलों से सबमिट हो चुके थे। उसके बाद एक आदर्श सेटअप बन रहा था। उस सेटअप को दृष्टिगोचर रखते हुए 2017 से आज दिनांक 30 जून 2019 तक के 3-3 महीने के लेटर निकलते गए। उन लेटरों में यही बोला गया है कि सेटअप को दृष्टिगत रखते हुए आपकी नियमितीकरण की या जो भी मांगे उसको की जाएगी। और 30 जून के बाद में 3 माह तक के कोई लेटर नहीं निकला। हम लोग यही चाहते हैं कि हमको आदर्श सेटअप में सम्मिलित किया जाए और नियमितीकरण किया जाए। 20वां जिला खगोलीय विज्ञान उत्सव राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी की छात्रा पलक तुर्कर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पलक ने बताया कि भोपाल में आयोजित खगोल विज्ञान उत्सव के अवसर पर उसे शामिल होने का अवसर मिला। इस दौरान उसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। ये मुझे जिला स्तरीय खगोल विज्ञान उत्सव का प्रमाण पत्र मिला है। तो कहाँ गए थे आप? मैं भोपाल गई थी राज्य स्तरीय खगोल विज्ञान उत्सव की एग्ज़ाम देने के लिए। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर हमारी एग्ज़ाम हुई थी और हम लोगों को वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में बताया गया था और टेलीस्कोप से चंद्रमा को दिखाया गया था और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी भी दी गई थी। तो एग्ज़ाम भी हुई थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे एग्ज़ाम हुई थी। किस संबंध में लिखा था आपने एग्ज़ाम में? वहाँ पे एग्ज़ाम में हम लोगों से अधिकतर क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड आए थे और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो के भी थे। आपने बनाया था? हाँ, बनाया था। कौन सा रैंक लगा आपका? मेरा अभी जिला स्तरीय में 2nd रैंक लगा है। और भी तैयारी करेंगे फिर आप? और हाँ। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बस इससे रिलेटेड। खगोल विज्ञान उत्सव के जिला समन्वयक अनीता गौतम ने बताया कि 20 अगस्त को जिला स्तरीय खगोल प्रतियोगिता की परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 514 छात्र शामिल हुए थे। इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों में से 3 सीनियर वर्ग, 3 जूनियर वर्ग की छात्रों को चयन करना था। इस परीक्षा में सफल छात्रों को 12 और 13 अक्टूबर को भोपाल विज्ञान भवन में आयोजित खगोल विज्ञान के अवसर पर शामिल किया गया। 23 जून को इसकी ट्रेनिंग लिया था और 20 अगस्त को हमने जिला स्तर पे परीक्षा का आयोजन किया, जिला स्तरीय खगोल विज्ञान परीक्षा, जिसमें पूरे जिले से 514 बच्चों ने भाग लिया था और उनमें से हमको 3 सीनियर वर्ग के और 3 जूनियर वर्ग के बच्चों का चयन करना था। पूरे जिले से हमने चयनित बच्चों को 12 और 13 अक्टूबर को वहाँ पे सहभागिता दर्ज करवाई भोपाल आंचलिक विज्ञान केंद्र में और वहाँ इन बच्चों ने एग्ज़ाम दी। उस एग्ज़ाम में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। बच्चों को वहाँ पे बहुत मज़ा आया। बच्चों ने पूरा विज्ञान भवन की पूरी सैर की, वहाँ बहुत सारे मॉडल्स देखे, चलित मॉडल उनको करके भी देखा। हम अपने यहाँ से बच्चों का बस सिलेक्शन हुआ क्या इसमें छात्रवृत्ति? हाँ, हमारे स्कूल से 2 बच्चियों का चयन हुआ था, सीनियर वर्ग में पलक तुर्कर और जूनियर वर्ग में शीतल कटरे। तो बच्चियों को ही मिलेगा? मतलब कितना छात्रवृत्ति? प्रथम पुरस्कार है, प्रथम राशि जो पुरस्कार दी जाएगी नगद, वो है 2100 रुपये। द्वितीय पुरस्कार है। नवजात बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनएम और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पानिका ने बताया कि 22 अक्टूबर को जिले भर की एनएम और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान उन्हें नवजात शिशु की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जानकारियाँ दी जाएंगी। कल हम लोग एएनएम्स का, जिला अस्पताल के एएनएम्स का और ब्लॉक स्तर के सारे बीएमओस को हमने बुलाया है और उसकी ट्रेनिंग देंगे इसमें, ताकि अच्छे से बच्चों की देखभाल कर सकें। क्या सर नवजात बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी क्या? जी हाँ, नवजात बच्चों के लिए, नवजात बच्चों को कैसे देखभाल करना और तुरंत कैसे देखभाल करना, उसकी ट्रेनिंग कर दी जाएगी। लालबर्रा में भी दीपों का पर्व दीपावली हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसकी तैयारियां पूरे क्षेत्र में जोरों पर जारी हैं। लालबर्रा मुख्यालय स्थित कुम्हारी मोहल्ले में भी दीप पर्व के स्वागत के लिए कुम्हारों के द्वारा तेजी से चौक घुमाते हुए दीपों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे बुधवार को बाजार में बिक्री के लिए लाया जाएगा। ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा अंतर्गत स्थित कुम्हारी मोहल्ला पहुंची पद्मेश की टीम से चर्चा में कुम्हारों ने बताया कि वे मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आकृतियों के दीपक बना रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी पूजन के लिए माँ लक्ष्मी की छोटी प्रतिमाएं भी बनाई जा रही हैं। चर्चा में कुम्हार शिव कुमार घाटे ने बताया कि वे अपने पूर्वजों के समय से चले आ रहे इस पुश्तैनी कार्य को निरंतर कर रहे हैं। दीप पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
अभी ये दिया कि लक्ष्मी की तैयारी दीपावली की। दीपावली। अच्छा, तो उसमें कब से भिड़े हुए हैं आप लोग? ये 20 दिन हो गया कंप्लीट चल रही है आप चल लोग की? हाँ, चल और अभी मतलब चलता रहेगा? चलता रहा। तो ये जो दिए अभी बना रहे हैं आप विभिन्न आकृतियों के डिजाइन के, हाँ। तो ये मार्केट में कब से उपलब्ध होंगे? ये हो जाएंगे बुधवार से हो जाएंगे। ये जो आने वाला 2 दिन बाद? हाँ 2 दिन के बाद। अभी क्या स्थितियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं आपने? अभी लक्ष्मी बना है और दिए क्या रेट में बिकेंगे ये? 15 रुपये दर्जन दिए के बिकेंगे। और लक्ष्मी का है 101 भी है, 51 भी है। अच्छा हाँ जी। हमारा ये पुराना धंधा है। पुश्तैनी कर रहे हैं आप? हाँ, हम दीपावली के दिए बना रहे हैं। इसमें हमारा क्या है, कीमत नहीं आ रही है हमको। आजकल चाइना के दिए चल रहे हैं, चाइना का हर आइटम चल रहा है, इसमें हमारा धंधा जो है मार खा रहा है। और साथों साथ क्या है, दिए का रेट भी कम, चाइना का माल और सस्ता बिक रहा है, हमारा दिए का रेट बहुत कम हो गया। वो प्लास्टिक के जो बने हुए आते हैं? प्लास्टिक के बने आते हैं। क्या क्या मतलब परेशानी है उसको लेकर के? उसको लेकर के वो माल बिक रहा है, ये माल नहीं बिक रहा है। मेहनत लग रही है इसमें? मेहनत लग रही है, सब परिवार सहित काम कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं आप? उनको रेट यानी सरकार से ये प्रार्थना है कि चाइना का आइटम बंद हो जाना चाहिए, तो हमारा धंधा ये सही चलेगा। जिले के रामपायली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत महदोली में 45 वर्षीय सुखचंद पंचेश्वर का बीती रात ग्राम में विवाद हो गया, जिसमें मारपीट में सुखचंद को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला माना जा रहा है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मामले को लेकर मृतक सुखचंद से झगड़ा किया गया था और झगड़े के दौरान हत्या की मंशा से मारपीट में गंभीर चोटें देने का प्रयास किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। हाँ, ये तो ढाबा था जी, काम कौन सा करेगा ये? कैसे हत्या हुई इनकी? ये भी मालूम नहीं साहब, कैसी हुई कैसी नहीं। आपको कैसे पता चला? सवेरे मालूम हुआ हमको। किसने बताया? पप्पू ने फोन किया वहाँ से कि तुम्हारा भाई ये हो गया करके, जब मालूम हुआ। जब पता चला? जब पता चला, नहीं तो अपने को कोई मालूम। अच्छा, गांव में किसी के साथ दुश्मनी इनकी? ये तो सब सही था साहब। तो किसने मारा बोल रहे हैं रात में? सुनने में बताया? ये भी मालूम नहीं है अपने को, किसने मारा है, किसने क्या किया, ये भी मालूम नहीं है। सुखचंद पिता बिसराम पंचेश्वर जो गांव के चौक में ढाबा चलाता था और शराब का आदी था, लेकिन 20 अक्टूबर को रात्रि में ग्राम में किसी विषय को लेकर ग्राम के खिलिया मुठिया चौक में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सुखचंद के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिस पर ग्रामीण जन भड़क गए, जिसके बाद सुखचंद और जिसे अपशब्द कहे गए थे उसके बीच विवाद बढ़ता गया और दोनों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें सुखचंद को गंभीर चोटें आ गई और जिस पर ग्रामीणों द्वारा डायल 100 व संजीवनी 108 को घायल होने की सूचना दी गई, जिस पर 108 की मदद से सुखचंद को शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल रात को यहाँ से सूचना मिली वारासिवनी से कि महदोली से एक बॉडी आई हुई है, 108 लेकर आई हुई है, जिस पर वहाँ पहुँचे जानकारी मिली कि कल रात को कोई मीटिंग हुई थी समाज की। पंचेश्वर है, सुखचंद पंचेश्वर। कितनी उम्र सर? इसकी करीब 45 साल उम्र है। मीटिंग वगैरह हुई है, ऐसा मानने आ रहा है कि मीटिंग में कोई झगड़ा वगैरह हुआ और उसमें मारपीट वगैरह हुई है और इससे इसकी मृत्यु हुई है। इसमें एक का नाम आया है जिसमें मारपीट हुई है और एक पक्ष ने थाने पे आकर रिपोर्ट भी लिखाई है, उसको भी चोट लगी थी। अभी सस्पेक्ट वही है अपना मंगल पंचेश्वर नाम है उसका। किस बाबत लेके दोनों के बीच में ताना? ये कुछ वहाँ पे समाज में कुछ पैसा वैसा रहता है, उसको खर्च करने के बाद पे मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे इसने कुछ इस बात पे कुछ अपशब्दों का उपयोग किया, जिसके मना करने पर विवाद बढ़ा और संभवतः उसमें विवाद के कारण मारपीट की घटना हुई है और बाकी इसमें भी जांच जारी है। जबलपुर में 65वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में जिले के 3 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। कराटे कोच सचिन कृष्ण ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 अक्टूबर के बीच रखा गया था, जिसमें बालाघाट के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शिवानी नेवारे और प्रणय लांजीवार ने सिल्वर पदक और युवराज नेवारे ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 65वीं राज्य स्तरीय कराटे
प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में किया गया था, जिसका आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्य मॉडल स्कूल जबलपुर में किया गया, जिसमें जिला खेल कल्याण विभाग के कराटे सेंटर के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें शिवानी निवारे ने एवं प्रणय लांजेवार ने सिल्वर पदक हासिल किया और युवराज निवारे ने 19 आयु वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल बालाघाट जिले एवं जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। और खेल कल्याण के कुल 5 खिलाड़ी गए थे, जिसमें ये उपलब्धि हमारे जिले को और संभाग को प्राप्त की। वारासिवनी में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर नगर में स्थित जय स्तंभ चौक व गोलीबारी चौक में पुलिस प्रशासन द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उप निरीक्षक नरेश सिंह रावत, पुलिस बल एवं नगर के गणमान्य नागरिक और युवाओं ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों की शहादत पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टेंगने खुर्द स्कूल के समीप एक दुर्घटना घटित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल सुलोचना नामदेव उम्र 45 वर्ष और अशोक पटले पिता रामलाल पटले दोनों ग्राम सकरी थाना हुगली जिला सिवनी निवासी हैं, जो रिश्तेदार से मिलकर वापस अपने गृह ग्राम को जा रहे थे। बाइक अनियंत्रित होने से दुर्घटना घटित हो गई, जिन्हें उचित उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। मौसी को लेकर के मैं यहाँ गांव आया हुआ था। किसके आए हुए थे? मौसी रिलेशन में आया था। हाँ। और इस बीच जो है वापस जा रहे थे घर, तो एक गति अवरोधक से जो है गति अवरोधक में वो एम्बुलेंस होकर गिर गया। एम्बुलेंस होकर गिर गया। कहाँ जा रहे थे आप वापस? हम लोग सकरी जा रहे थे वापस। सकरी जा रहे थे। कितनी उम्र होगी इनकी? 45 वर्ष। 45 वर्ष। परसवाड़ा तहसील मुख्यालय में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में लोक लुभावन और झूठे वायदे करके जनता से छलावा करके सत्ता तो हासिल कर ली, यह आरोप लगाते हुए भाजपा ने परसवाड़ा में आंदोलन किया। ये बातें विधायक परसवाड़ा रामकिशोर कावरे ने शासन के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान कही। इस दौरान मुख्य रूप से किसान और आम नागरिक के घरेलू बिल जो पूर्व सरकार से हाफ यानी कि 100 रुपए से कम आना था सहित आरोप लगाए। नहीं दिया है, यदि वो अतिशीघ्र व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। ये तो छोटा आंदोलन आज हुआ, अभी दीपावली का पर्व है, सब अपने अपने घर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान आए थे। अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो व्यवस्था सुधारने के लिए फिर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जमीन को लेकर एक परिवार के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लड़ाई की नौबत आ गई और घटना में एक महिला सहित उनकी 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह पूरा घटनाक्रम ग्रामीण थाना अंतर्गत खुरसौड़ी गांव का है, जहां जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने ही बड़े बेटे की बहू के साथ मिलकर छोटे भाई की पत्नी और उसकी 2 बेटियों पर फावड़ा मारकर घायल कर दिया। घटना में संपूर्ण बाई उम्र 40 वर्ष और उसकी 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेठ ने और जेठ बेटा ने। क्यों? वो हमारी बाड़ी है। हाँ। बाड़ी के पीछे क्या है, तुम्हारी उनकी जमीन नहीं है। हाँ। तो हमने कहीं बोलते नहीं हमसे, तो बेटी इधर से यहाँ से रोंदे, हम नहीं हमारे घर नहीं, हम इनके घर नहीं, झगड़ा है तो क्या मतलब। तो मतलब वो एक बहू आई हमारी, उसने हमारी बाल पकड़ी और जेठ आया तो उसने मारा और जेठ बेटा ने भी मारा। हम तीनों माँ बेटा को गिरा। कैसे मारे? पावड़ा था, इसे मट्टी के काम कर रहे थे, छाप रहे थे। हाँ। तो पावड़ा उठाया उसका वो डंडा भाग से हाँ, बेसा से मारने लगा। उसको भी गिरा दिए, लड़की को भी गिरा दिए, मेरे को भी गिरा दिए। तुम्हारा भैया कहाँ गया? भैया नहीं है, भैया बालाहाट में काम करता है। कितने बजे की बात है? ये 2 बजे की बात है। वर्ष 2002 में कटंगी क्षेत्र के जमुनिया तालाब फूट जाने की वजह से कई किसानों की जमीन में रेत भर गई थी, जो आज तक निकाली नहीं जा सकी है। घटना के 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी सिंचाई विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा, किसान आज भी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। हमारी जमीन 15-20 साल हो गए बाढ़ आने के कारण बह गई। उसी जमीन है, जाम का बगीचा लगा था और गन्ना भी पूरी रेत आ गई है उसमें। अच्छा, बाढ़ कहाँ पर आई थी? जमुनिया जाम फूटा था जब। अच्छा, जमुनिया तालाब जो टूटा था उसमें मतलब आपकी जमीन? हाँ, जब हाँ। क्या हुआ वहाँ पे अभी? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी रेत ही है। क्यों हटाए नहीं क्या आप लोगों ने? हटाए नहीं, हटा के कई बार तो आ चुके हैं। हाँ।
पर कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा, क्या करें? तो कितने किसानों की ज़मीन अभी भी नहीं मिली है? हाँ, कितने अब बहुत किसानी, लेकिन हमारी ज़मीन पूरी चले गई है। पूरी चली गई है। हाँ, और ऐसे भी विधवा हूँ मैं, अब क्या करें उतनी सी ज़मीन में। क्या चाहते हैं आप? रेत हटाना चाहते हैं। जमुनिया बांध फूटने से सन 2002 में बह गई थी, उस पर रेत आ गया, वो मुआवजा के लिए परेशान हो रही है और वो रेत भी नहीं हटाई जा रही, तो उसमें कोई किसी प्रकार की फसल नहीं बोई जाती है। तो ऐसे समय में जो इनकी फाइल है, कार्यवाही की फाइल, वो माइनिंग में पड़ी है। कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि वे फाइल को आगे बढ़ाएं, यदि उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती है तो उसको राज्य शासन को भेजा जाए, लेकिन न राज्य शासन को भेज रहे हैं और 20 साल से फाइल यहीं कलेक्टर साहब के अधीन खनिज विभाग में पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि वो फाइल पर कार्यवाही हो या फिर उसको राज्य शासन को भेज दी जाए। तो क्या चाहती है महिला? वो चाहती है मुआवजा भी और रेत हटाने की अनुमति भी। अगर सरकार नहीं हटा रही तो हम हटा लें। अच्छा, और भी ऐसे लोग हो सकते हैं क्या? हाँ हाँ, है ना, खेत में उनके किनारे बहुत सारे लोग हैं जिनकी खेती मतलब, हाँ, जिनकी खेती प्रभावित हुई है, रही है। शासन के द्वारा दिव्यांगों को लेकर काफी योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में विभाग के द्वारा गंभीरता नहीं बरती जा रही। करीब 1 वर्ष से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण नहीं किया गया है, जिसके कारण दिव्यांगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में दिव्यांगों का कहना है कि उन्हें कई वर्षों से ट्राईसाइकिल शासन स्तर पर प्रदान नहीं की गई है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार आवेदन भी सौंपा, इसके बावजूद भी कि समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस संदर्भ में हम होंगे कामयाब निःशक्त सेवा संगठन के अध्यक्ष यतिन तिलासे ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग के पास फंड होने के बावजूद भी दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान नहीं की जा रही है। यदि दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल शीघ्र ही प्रदान नहीं की गई तो तमाम दिव्यांग संगठन के बैनर तले आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान निःशक्त पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी राजेश चौरे ने कहा कि उन्हें इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। 4-5 साल हो गया, अभी साइकिल नहीं मिल पाई। तो इस संबंध में आपने सामाजिक न्याय विभाग या जिला प्रशासन को आवेदन दिया था या बात की थी? 2-3 बार आवेदन दिया था। कोई कार्रवाई नहीं। कब से नहीं मिल पाई है आपको? मैंने तो 2001 में मिली थी, उसके बाद 2 बार मिल गई थी 2010 तक के, पर जब नहीं थी तो नहीं दिया था। उसके बाद से 2-1 बार आवेदन दिया हूँ मैं। यानी लगभग 2 साल हो गया नहीं मिल पाई है। हाँ। कितने ऐसे दिव्यांग होंगे जिनको नहीं मिल पाई है आपके नॉलेज में? सर 20-25 कुछ सालों से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल नहीं मिल पा रही है। हमको जानकारी भी ये प्राप्त हुई है कि करीबन 1-8 लाख रुपए खाते में है, और अगर ये खाते में है तो इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लैप्स हो जाती है। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि इसका उपयोग करें और जल्दी से जल्दी दिव्यांगों को साइकिल दिलाएं, और इससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, बीच में जो अभी शिविर लगाया गया था उसमें लगभग 150 से 200 लोगों को पंजीयन कराया गया है, और जिनको बैटरी चलित ट्राईसाइकिल दिया जाना है वो भी अभी तक नहीं आ पाई है। अभी तक की वो भी नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा था कि ये सांसद निधि से भी कुछ पैसे आवंटित किया जाता है, और दूसरी चीज़ सामाजिक न्याय विभाग से भी किया जाता है। तो अभी तक की तो इस दिव्यांगों को इस गाड़ी नहीं मिल पाई है। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसे कितने दिव्यांग होंगे जिन्हें ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाई? ये तो करीबन 200-250-300 लोगों को साइकिल नहीं मिल पाई है, और हम लोग भी निरंतर हमारे संगठन के द्वारा दिव्यांगों से संपर्क किया जा रहा है, तो वो भी बता रहे हैं कि अभी तक के साइकिल नहीं मिल पा रही है। और जिले में कुष्ठ रोग निवारण के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। पिछले वर्ष 2018 में कुल 176 मरीज प्रकाश में आए थे, वहीं इस वर्ष सितंबर माह तक नए 83 मरीजों को खोजा गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन R.K. मिश्रा ने बताया कि जिले में कुष्ठ रोग के मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, और लगातार हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों ने आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोलते हुए विभाग की कार्य प्रणाली पर रोष जताया। वन सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि उन्हें करीब 1 वर्ष से वेतन प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग के द्वारा पुराने कर्मचारियों को हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि वन सुरक्षा कर्मियों को वेतन समय पर प्रदान किया जाए। वहीं इस संदर्भ में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि वन सुरक्षा कर्मियों को वन विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। काफी ऐसे मजदूर हैं जिन्हें वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा निकाल भी दिया गया है।
वहीं वेतन विसंगति भी सामने आई है। यदि वन श्रमिकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक वृहद आंदोलन किया जाएगा। सर, मेरे को वेतन 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक 9 महीने तक के मुझे 3562 रुपये दिया गया, जबकि मुझे 6942 रुपये मिलना था, जिसमें से मुझे 3562 रुपये प्रति माह दिया गया। और परंतु मुझे 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक के, जिसमें से मुझे एक भी 12 महीने का पेमेंट भुगतान राशि नहीं हुई। मैंने साल भर का पेमेंट नहीं दिया जी। तो आपने इसकी शिकायत की थी? जी सर, मेरी शिकायत सभी जगह लगा चुका हूँ सर। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई तो हुई नहीं सर, जांच चल रही है बोलते हैं। जैसे कि अभी इतने से आपको पेमेंट नहीं मिला? 11 माह तक का नहीं मिला सर। कितना होता है? 11 माह का ना, उस समय मुझे 3000 के भाव से दे रहे थे, और पेमेंट जैसे बड़ा 4000 करके बोले, उसके बाद में मेरे को पेमेंट ही नहीं मिला। तो अभी आप सदस्य हैं कि निकाल दिए? निकाल दिए सर। कब निकाला? ये निकाल दिए 17 में सर। 17 में? जी सर, 17 मई से। कलेक्टर रेट में इन लोगों 2-2, 3-3 लोगों से काम कराया जाता है। ये नियम के विरुद्ध है भाई। जब एक व्यक्ति को अगर मान लो कलेक्टर रेट मिल रहा है और वो 10 घंटे काम कर रहा है तो ये पेमेंट उसी के हक में जाता है, लेकिन उस पेमेंट में ये 3 भागों में बांट देते हैं और मजदूरों से 3 काम करवाते हैं, और ये सारे लोगों का शो करके ये वन अधिकारी जो है इसमें मनमानी करते हैं। इसमें काफ़ी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर होने की संभावना है। और इन जो मज़दूर हैं कम से कम 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, इनको निकालना उचित नहीं है। और नए श्रमिकों को लगा के इनको धमकी दी जाती है कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तुम यूनियनगिरी करोगे, नेतागिरी करोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। इस तरीके से इनको धमकी दी जाती है। तो हम लोगों ने इसका भी, इस संबंध में भी माननीय CCF साहब को हमने अवगत कराया था। और अगर मान लो हमारी इन लोगों की मांगें जो है पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में हम पूरे वन सुरक्षा श्रमिक के जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जिससे पूरे वन विभाग का। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुई गांधी संकल्प यात्रा सोमवार को वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतिम गांव जागपुर में आकर खत्म हुई। आपको बता दें कि सोमवार को यह संकल्प यात्रा कायदी से अपने अंतिम पड़ाव ग्राम पंचायत आवलाचरी, एकौड़ी, रेंगाटोला के रास्ते जागपुर पंचायत पहुंची, जहां पर एक सभा को संबोधित किया और इसके साथ ही यात्रा समाप्त हो गई। इस दौरान मुख्य रूप से सांसद डॉक्टर राहुल सिंह बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी और वारासिवनी क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा अनावरण और जनपद पंचायत खैरलांची अंतर्गत पंचायत आरंभा में 3 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन 20 अक्टूबर को किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मंत्री श्री जायसवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इससे युवाओं को एक प्रेरणा मिलती रहेगी और रोड न होने के कारण ग्रामीणों को आने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर शिक्षा संस्था बहुत अच्छी चीज डोंगरमाली में, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनका भविष्य में समझता हूँ बहुत उज्जवल है कि हमारे बच्चे हर तरह से ध्यान रखा कर रहे हैं। और जहाँ भी जिसको करने की आवश्यकता पड़ती है तो मैंने सबसे मिलेगा नहीं कि मुझसे अवगत कराएं और चाहेंगे कि हमारे बच्चे खेलकूद के साथ साथ विज्ञान और खेलकूद के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े, जिसकी जैसी रुचि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। और जहाँ कभी रुचि लगती है आप मुझे अवगत कराएं। इस अवसर पर हम हनुमान मंदिर में चाहिए कि वहाँ भव्य हनुमान मंदिर बने और उसके चारों तरफ जितना अच्छा सुसज्जित तरीके से सजाया जा सकता है उसको सजाने का प्रयास होना चाहिए। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नेत्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कौड़ी टोला में 21 अक्टूबर को सुबह 6 बजे चाय बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप फटने से इसी ग्राम की महिला सुनीता पति अशोक परते झुलसकर घायल हो गई। परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पद्मेश से चर्चा में घायल महिला के पति अशोक परते ने बताया कि सुनीता के द्वारा सुबह किचन में खाना और चाय बनाने के लिए गैस चालू की गई थी। उसी दौरान अचानक पाइप लीकेज होने से आग भभक गई और उसकी साड़ी में आग लग गई, जिसके द्वारा चिल्लाने पर दौड़कर आग को बुझाया गया और तत्काल अस्पताल लाया गया।
तो वैसे धड़ से इधर पे आ गया, वो पाइप फट गया, फट गया तो इधर आ गया धड़ से, तो वो साड़ी ले ली, साड़ी में ले लिया एकदम जलते हुए, तो ये मारे करते गिरे नीचे, गड़बड़ हुए तो उधर पे था मजदूर का डब्बा भी था साइड में, तो उसको लात लग गया, नीचे उधर गया उसके इधर, वो भी ले लिया। वारासिवनी के बचपन प्ले स्कूल में 21 अक्टूबर को सलाद सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के लिए सलाद सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों की माताओं ने भाग लेकर मनमोहक सलाद सज्जा की। हम लोगों ने स्कूल में मदर्स का एक छोटा सा कंपटीशन रखा हुआ है। इसमें सैलेड के डेकोरेशन का एक फंक्शन मदर्स द्वारा किया जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेट सभी पेरेंट्स हैं और स्पेशली मदर्स ने इसमें भाग लिया है। और इन लोगों ने एक आपने जैसे देखा है कि बहुत अच्छी सैलेड द्वारा इन लोगों ने बहुत अच्छी किसी में भारत का नक्शा हो, चाहे अपने जो डाइनिंग टेबल पे अपन लोग सैलेड जो लगाते हैं, इसकी बहुत अच्छी प्रतिभा इन लोगों के यहाँ पर चलती है हम लोग के सामने। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर बड़ा संकल्प, शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे स्कूलों के नाम। नैनपुर से लामता तक दौड़ी ब्रॉडगेज, नए साल में शुरू हो सकता है ट्रेन का सफर। बंद नहर पर लाखों खर्च, कागज में हुआ निर्माण कार्य, सरेखा से बगदरा नहर का मामला। 1 वर्ष से नहीं मिला वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों को वेतन, अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। जिले में एक बार फिर कुष्ठ रोगियों की बड़ी संख्या, 1 साल में सामने आए 83 नए मामले। नगरीय निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने रखी प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष चुनने की मांग। रामपाली के महदोली में हुई 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक की मौत। 65वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता, 3 खिलाड़ियों ने हासिल किए पदक। जमीन विवाद को लेकर खुरसौड़ी में मारपीट, 1 महिला सहित 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।